अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सदर ट्रंप का दौरा चीन मुकम्मल हो गया है और अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस दौरे के साथ क्या वो मुकम्मल हुए हैं, किस हद तक मुकम्मल हो चुके हैं, इस सारे मामले पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पंजाब में बल्दियाती मनसूबों पर कितना वक्त लगेगा, आवाम किस हद तक मुस्तफ़ीद हो सकती है और गाँव देहातों को लेकर जो नए मनसूबे सामने आए हैं, इन मनसूबों के तहत कितनी आबादी और कितने लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अनमोल पिंकी केस में कुछ बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शोबिस शख्सियात समेत 700 से 800 अफराद इस सारे मामले में शामिल हैं और वो पिंकी से कोकेन लेते थे। इस किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कुछ पुलिस वालों के नाम भी सामने आ रहे हैं, वकला और सियासतदानों के नाम भी सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी शख्सियात इसमें मुलविस थी और अब तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन कितना कामयाब रहा। इस हवाले से सदर ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि ईरान जंग को लेकर अमेरिका और चीन में हम आहंगी पाई जा रही है, इस किस्म के मुख्तलिफ इंकशाफात आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। सरदार मसूद अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर जनीवा और न्यूयॉर्क, चीन और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ज़ाहिर है चीन में सफ़ीर भी रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो चीन का दौरा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, जो उम्मीदें लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से या जो अहदाफ थे वो आपको लगता है कि हासिल हो गए हैं इस दौरे के बाद? 10 साल के बाद ये अमेरिकी सदर का दौरा है, बहुत अहम था और इस वक्त जो इसका पस मंज़र था वो भी बहुत ख़तरनाक था। ईरान के साथ अमेरिका की जंग जारी है। यानी मतलब ये है कि सीज़ फायर तो हुआ है लेकिन जंग के साए मंडला रहे हैं और कशीदगी बरकरार है। तो इस पस मंज़र में जो भी मुलाकात हुई, जो फ़ैसले हुए, वो ख़ासे अहम है, न सिर्फ चीन और अमेरिका के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। और उसमें सर फहरिस्त आप रखेंगे ये कि इनके अपने जो बाहमी मामलात थे, मिसाल के तौर ट्रेड से मुताल्लिक़ थे, या फिर जो है अमेरिका ने वहाँ ऑर्डर्स प्लेस किए कुछ चीज़ों के लिए। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका ने ऑर्डर्स प्लेस किए बल्कि पेशकश की बोइंग की और चीन ने वो ख़रीदने के लिए जो है एग्रीमेंट का इजहार किया। तो एक किस एतबार से यानी मतलब ये है कि इनकी जो ख़ास तौर से बीफ है, सोयाबीन है और बोइंग एयरक्राफ्ट, ये 3 चीज़ें जो है कम से कम इसके ऊपर कोई ना कोई इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। किस हद तक होगा ये अभी कहना मुश्किल है। इसी तरीके से इनकी टैरिफ की जंग चल रही थी तो टैरिफ के ऊपर भी कुछ मामलात स्ट्रीमलाइन हुए हैं और ईरान के ऊपर ज़ाहिर है कि जो बयानात हैं वो इलामती नौइयत के हैं। चीन ने वही बयानात दोहराए हैं जो वो पिछले दिनों से देता आया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। और दूसरे ये भी उन्होंने कहा कि बल्कि उनकी तरफ से जो उनके तर्जुमान की तरफ से बयानात आए हैं वो कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, अब जो जंग जारी है तो इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। जो सदर ट्रंप की तरफ से बहुत तारीफ़ की गई सदर शी जिनपिंग की, चीन की, उसके अलावा ये है कि उनका बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज़ था और बहुत तारीफ़ व तौसीफ़ की चीन के क़ायद की और उसके अलावा पूरी चीनी कौम की। और जबकि जो सदर शी जिनपिंग थे उन्होंने वैसे तो अमेरिका और चीन की दोस्ती का जिक्र किया और उनका हम शराकतदार हैं, हम एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी तरफ से जो पैगामात देने थे, स्ट्रेटेजिक पैगामात दिए और उसमें सर फहरिस्त था ये ताइवान का मसला। उनका कि ताइवान के इर्द गिर्द या उसके आसपास या उससे मुताल्लिक़ किसी किस्म की कोई फ़ौजी कार्रवाई के बारे में अमेरिका सोचे भी ना, क्योंकि उससे पूरे का पूरा दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ सकता है। सरदार साहब, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीनी सदर के साथ मुलाकात में जो उनसे ये कहा है कि आपने उर्मुस वाला मामला जो है उसको हल करवाया जाए और ईरान जो है उसको राज़ी करे चीन, तो क्या नौबत यहाँ आ गई है कि अमेरिका वाकई तरले मिनटों पे उतर आया है? ये तो अमेरिका को भी पता है, आपको और मुझे, सब दुनिया को पता है कि चीन का ईरान के ऊपर बहुत असर रसूख है। इनके बहुत बाहमी ताल्लुक़ात मजबूत हैं। उसके अलावा तजारती ताल्लुक़ात हों, चीन जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है, तो इस वजह से ज़ाहिर है कि चीन को अगर उन्होंने ये कहा है
तो बिल्कुल बात समझ में आती है। दूसरे उन्होंने साथ साथ ये भी उनको कहा है कि आप ईरान को किसी किस्म की टेक्नोलॉजी ना भेजें या कोई आर्म्स एंड आर्मामेंट्स ना बेचें। मैं समझता हूँ कि ये चीन ने या तो इसका मुबहम जवाब दिया होगा या फिर जो है यानी उनका ये तौर तरीक़ा नहीं कि वो वाज़ेह इनकार करें या किसी चीज़ से इत्तफाक़ करें। लेकिन चीन एक अहम मुल्क है और जो 2015 का JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान न्यूक्लियर डील कहलाती है, उसमें भी चीन सिग्नेटरी भी था और ज़ामिन भी था। लिहाजा चीन से मुशावरत वैसे भी ज़रूरी थी। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले सदर ट्रंप ने तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा सदर पुतिन से भी बातचीत की थी और उसमें भी ये मामला ज़र बहस आया था, ईरान का जौहरी प्रोग्राम। तो सदर ट्रंप की ये मुशावरत जारी है। अमेरिका जो है इन ममालिक की हिमायत हासिल करना चाहेगा। ईरान ख़ुद ये चाहेगा कि ये जो मुआहिदा है अमेरिका के साथ, सिर्फ ये उनके और अमेरिका के दरमियान ना हो, बल्कि ये है कि इसके दूसरे स्टेक होल्डर्स भी बने, जिसमें चीन से। अच्छा, लेकिन ज़ैनब यहाँ पे एक जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है सर, क्या आप ये समझते हैं कि चीन इस वक्त हकीकी तौर पे सुपर पावर बन चुका है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ जाके जो मुतालबात किए हैं उसके बाद अब रूसी सदर भी चीन के दौरे पे जा रहे हैं, तो ये सारे मामले को, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं सर? चीन और रूस के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और यूक्रेन की जंग में चीन ने रूस का साथ दिया। और आपको याद होगा कि सदर शी जिनपिंग ने यूक्रेन की जंग के दौरान यानी कोई 2-3 साल पहले जो दौरा किया था रूस का, तो उन्होंने कहा कि नो लिमिट्स फ्रेंडशिप है, उसकी कोई हद नहीं है, मतलब है कोई किसी एतबार से महदूद नहीं है उनकी दोस्ती। तो चीन और रूस इस वक्त बहुत करीब हैं और वैसे तो रूस और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हैं यूक्रेन की वजह से, लेकिन सदर ट्रंप और सदर पुतिन के ताल्लुकात बेहतर हैं। तो जो आपका सवाल था या ऑब्जर्वेशन थी, तो वाकई चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, दूसरी बड़ी माशी ताकत है, लेकिन फ़ौजी एतबार से भी वो किसी से कम नहीं है। अगरचे उसके उतने बहरी बेड़े नहीं हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं हैं, लेकिन उसकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, मतलब एयरक्राफ्ट वेसल्स के एतबार से कोई तकरीबन मेरा ख्याल 3,60,000 के करीब उनके नेवल वेसल्स हैं, यानी मिलिट्री वेसल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और तेज़ी से उनकी इस्तेदाद बढ़ती चली जा रही है। उनकी बेसिस भी ज़्यादा नहीं हैं, 2-3 बेसिस हैं उनकी मुख्तलिफ जगहों, जिसमें जिबूती सर फहरिस्त है, जबकि अमेरिका जो है उसके को तकरीबन 800 बेसिस हैं। तो माशी मैदान में तो चीन जो है बहुत अमेरिका के करीब आ गया है। चीन की जो कौमी आमदनी है, मजमूई कौमी आमदनी GDP जिसे आप कहेंगे, वो तकरीबन 20-21 ट्रिलियन के करीब है और अमेरिका की कोई तकरीबन 32 ट्रिलियन के करीब होगी, 32 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब होगी। तो इसका मतलब वो फासला घटाता चला जा रहा है। ये भी एक आप तकाबल करके देख लीजिएगा कि अमेरिका मकरूज़ है, यानी मतलब ये कि उसका जो कर्जा है वो तकरीबन 39 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है, जबकि बाय एंड लार्ज सॉल्वेंट है और उसके बाहर के कर्जे जो है बहुत ही कम है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल ये भी है सर कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद अमेरिकी सहाफ़ी जो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं वो इस पूरे दौरे में अदम एतमाद था। आप ये देखें कि ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो अमेरिकी वफद आया था वो अपने साथ अपने लैपटॉप, मोबाइल या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रूटीन में वो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लाए, क्योंकि उनका ख्याल है कि चीन में ये सारी चीज़ें, चीन के पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो सारी चीज़ें उनकी जो है वो देख लेगा। इसी तरह से चीन की तरफ से जो चीज़ें दी गई हैं वो उस त्यारे में नहीं रखी गई इवन कि जिस पे प्रेसिडेंट ने वापस जाना था। इस सारे मामले को आप किस तरह से सर देखते हैं? और सर ये सारे मामला एक तरफ, लेकिन सदर ट्रंप जो इम्प्रेशन दे रहे हैं कि शायद जो उनके मकासद थे वो चीन से हासिल करना चाहते थे वो हो चुके हैं, जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो ये दोनों चीज़ों को किस तरह से आप डिफ़ाइन करें? पहले टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में चीन बहुत आगे बढ़ गया है और इसी वजह से जो ख्वावेई है, ZTE या इस किस्म की जो कंपनियां हैं उन्होंने बहुत महारत हासिल कर ली है। और उसके अलावा जो है जो जनरेटिव AI में
एक और चीज़ जो इनके ज़र बहस आई, जो आपको पता कि चीन के पास ये सेमीकंडक्टर्स या चिप्स का इजारा है और क्रिटिकल मिनरल्स उनके पास बहुत मौजूद हैं, जो इन तमाम नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक बहुत ही अहम कंस्टिट्यूएंट हैं। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि चीन ने आउट कम्पीट किया अमेरिका को बहुत से शोबों में, टेक्नोलॉजी के शोबों में। अगरचे अमेरिका में भी एक रिन्यूड एफर्ट हो रही है, ख़ास तौर से नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, जनरेटिव एआई के हवाले से वहाँ, और बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। या चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, वो टेक्सास हो या कैलिफोर्निया हो या दूसरी रियासतें हों, तो वहाँ हो रही है। लेकिन चीन का पल्ला भारी है और उन्होंने बहुत चुपके से, बहुत आहिस्ता मगर बहुत काबिल यकीन अंदाज में। सर अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात की सर, अभी इन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में आप बात करें, जाहिर है चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, लेकिन सर ये जो 200 बोइंग तैयारों के हवाले से मुआहिदा हुआ है कि चीन अमेरिका से लेगा, चीन तो खुद तैयारे बनाता है, फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि अमेरिका से तैयारे लेने पड़े? इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, एयरबस और बोइंग जो है बाहर सूरत दुनिया की बेहतरीन तैयारे माने जाते हैं, और चीन ने इससे माजी में, ये कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं था। सदर ट्रंप ने 150 बोइंग तैयारों के लिए कहा था, लेकिन जो सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि हम 200 खरीदेंगे। 200 भी ज़्यादा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले, मेरा ख्याल कुछ ही अर्सा पहले जो है चीन ने 350 बोइंग ऑर्डर किए थे, तो उसके मुकाबले में ये कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है। और वैसे जो चीन, अच्छा सरदार साहब मुझे ये फ़िक्रा मुकम्मल कर लेने दीजिए, फ़िक्रा मुकम्मल कर लेने दीजिए। चीन के अंदर अगर आप जाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ हर सूबे की अपनी अलग से एयरलाइन है, और वहाँ इतना एयर ट्रैवल होता है कि ये जो तैयारों की तादाद मैंने बताई है, ये बहुत कम है। इट्स अ ड्रॉप इन द बकेट। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब ने जो नई तजवीज़ पेश की है कि ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान अदम जारहियत का एक मुआहदा कर दिया जाए और ये जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई जारहियत ना करें, तो क्या आप समझते हैं कि सऊदी और ईरान मिल के कोई नया अलायंस बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जो ईरान की तजवीज़ है वो ये है कि अमेरिका कोई ज़मानत दे, और उसके मतलब ये है कि ये वादा करे या कोई पैक्ट करे, नॉन एग्रेशन पैक्ट, और उसमें ज़ाहिर है कि चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन ऐसे जो है दूसरे जो है ममालिक या इदारे शामिल हों, यूनाइटेड नेशंस भी शामिल हो, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल भी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम ज़ैली मुआहिदा देख रहे हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि डिज़ायरेबल है, और इसके लिए जो है कुछ होमवर्क पहले से हो चुका था, जंग से पहले हो चुका था, और अब ये मुमकिन भी है और नागुज़ीर भी हो चुका है। क्योंकि एक तरफ तो ईरान और अमेरिका की जंग है, वो ख़त्म होगी, उसके बाद जो है पूरे के पूरे इलाकाई सलामती का मामला तय होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पूरे के पूरे जो खलीजी रियासतें हैं उनकी सलामती भी दरहम बरहम हो गई है, और सऊदी अरब ने इस सिलसिले में इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तान इसकी भरपूर हिमायत करेगा। नॉन एग्रेशन पर काम हो रहा है। अच्छा सर, इस सारी सूरत हाल पे यूएई के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? पहले नेतन्याहू का दौरा, फिर उसके बाद मोदी का दौरा, और ये सारी सूरत हाल, आप क्या समझते हैं कि यूएई ने अपना सब कुछ वाकई ही इसराइल के पलड़े में रख दिया? ये खलीजी रियासतों में एक दरार पड़ रही है, और उसके बाद एक किस्म का ईरान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरे खत्ते के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो खलीजी रियासतें हैं और अरब लीग है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान जो लीड मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, उन्हें अपनी कोशिशें तेज़तर करनी चाहिए कि दोबारा जो यूएई ये मुस्लिम ममालिक की फोल्ड में आ जाए, क्योंकि यूएई की ताल्लुकात, स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात एक हिंदुस्तान के साथ है और एक इसराइल के साथ है, और आपको पता है दोनों ममालिक की पॉलिसीज़ जो हैं वो मुसलमान दुश्मन हैं और उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यह है कि लेकिन वो आपका बरादर मुल्क है यूएई, और उसे निशाना तनकीद नहीं बनाना चाहिए, उससे गुफ्तगू शुनीद करनी चाहिए। सर ज़ाहिर है दौरे भी हो रहे हैं, हमने देखा नेतन्याहू साहब ने यूएई का दौरा किया, जबकि यूएई की जानिब से तरदीद भी कर दी गई है। इस किस्म की मुख्तलिफ खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी सबसे अहम मामला जो है वो ईरान अमरीका मुआहिदा जो है वो है। आप क्या समझते हैं, इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से जो कहा जा रहा है कि 20 साल तक एटमी प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल करे ईरान, तो मुआहिदा हो सकता है। क्या लगता है आपको, ईरान मानेगा इस पर? 20 साल मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को नीचे आना पड़ेगा।
और जो लास्ट इतला थी उसके मुताबिक ईरान ने 5 साल का कहा था, 5 साल से शायद वो ज़्यादा जा सकता है, 10 साल तक जा सकता है, लेकिन 20 साल की पाबंदी जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त तक तो पता नहीं कितनी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी होंगी। सदर ट्रंप के जो है 3 साल रह गए होंगे, उसके बाद जो है वो तकरीबन अगर आप 20 साल की बात करें तो वो लगभग 4 और एडमिनिस्ट्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त तक ये यानी मतलब है निस्फ सदी गुजर चुकी होगी उस वक्त तक, यानी तो इसलिए उस वक्त तक इसको नहीं बांधा जा सकता। लेकिन ये है कि गुडविल और गुड फेथ के ज़रिए जो है कुछ बुनियादी मामलात के ऊपर इत्तफाक हो सकता है और उसके लिए स्पेस मौजूद है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, हम पहले भी यूएई की बात कर रहे थे कि खलीजी ममालिक से काफ़ी दूर जाता दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको कि इसराइल और भारत के करीब जाने की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जानिब से भी कहा गया है कि यूएई ने उस तरह से कंडेम नहीं किया था जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। तो क्या वजूहात आप समझते हैं कि ये जो खलीजी रियासतों में डिवाइड सामने आ रहा है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? यूएई की दूरी की क्या वजह? इसकी ये कि यूएई ने एक मुतवाज़ी ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार कर ली है, यानी जो जीसीसी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल से मुख्तलिफ है, और उसमें सूडान में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सोमाली लैंड को उन्होंने मतलब उसके साथ उसके ताल्लुक़ात हैं। सोमाली लैंड जिसको सोमालिया से अलग करके इसराइल ने तस्लीम किया हुआ है, और यमन में अमारात का एक ख़ास किरदार रहा है। अमारात पूरे ख़ित्ते के लिए बहुत अहम है, ये बहुत ही अहम रियासत है, मरकज़ी रियासत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो ये मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि एब्राहम अकॉर्ड्स का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने ये अरब ममालिक के दरमियान और खलीजी रियासतों में बिलखसूस ये दरार डाली है, और अब दोबारा से डिप्लोमेसी की ज़रूरत है कि इस दरार को ख़त्म किया जाए और इनके दरमियान इत्तेहाद को बहाल किया जाए। बिल्कुल, डिप्लोमेसी और सिफारतकारी से इत्तेहाद को दोबारा बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या, ये कब दूर होगी, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने अवामी सतह पर काम तेज़ कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से अवाम को अकोमोडेट करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे सामने आ रहे हैं। ऐसे में गाँव देहातों को सहूलियात देने के हवाले से भी हुकूमत तेज़ी से काम कर रही है। सुथरा पंजाब और सोना पंजाब मिसाली गाँव जैसे प्रोग्राम मनसूबे शामिल हैं, जिसमें अवाम को सहूलियात दी जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ताजिरों के लिए भी खुशखबरी सामने आई है कि अब मार्केटें 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। 1 जून तक ये फैसला किया गया है। इस पर बात करते हैं। ज़िशान रफ़ीक, वज़ीर बल्दियात पंजाब ने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है। ज़िशान रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से अब सबसे पहले तो इस पर आपका कमेंट लेना ज़रूरी है। हुकूमत ने जो ताजिरों के लिए फ़ैसला किया है कि अब 1 जून तक मार्केटें जो हैं 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी, क्या 1 जून तक ही ये रहेगा फ़ैसला या इसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है? आपकी क्या राय? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, ईद की वजह से आपको मालूम है कि ये ताजिरों की भी डिमांड थी और यकीनी तौर पे लोगों के लिए भी सहूलत इसमें होनी थी। इसलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ईद के लिए स्पेशली ये औकात कार्ड को चेंज किया है ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। ताजिर हज़रात भी अपने कारोबार में जो वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं ईद के दिनों के लिए, तो वो उनके कारोबार में भी जो उनको एक वो हाइप या जो उनको इंक्रीज़ मिलता है वो भी वो हासिल कर सके। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी मकसद हुकूमत पंजाब का यही है कि लोगों की सहूलतें जो है ना, लोगों की सहूलियात के लिए चीज़ें बेहतर की जाएँ, और वो पंजाब के इस कदम ने भी जो है यही साबित किया। ज़िशान साहब, ये फरमाइएगा कि आपने लोगों को सहूलतों का जिक्र किया, तो सोना पंजाब प्रोग्राम क्या है, इसकी तफसील बताएं कि अब तक इस प्रोग्राम के तहत क्या इकदाम किए जा चुके हैं और मज़ीद क्या कुछ करने का इरादा है आपका? देखें जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, आपको मालूम है कि बड़ा कामयाब एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि पंजाब के अंदर सफाई सुथराई के हवाले से ये प्रोग्राम था। और दूसरा प्रोग्राम जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शुरू किया वो सोना पंजाब के नाम से है। सोना पंजाब के तहत ना सिर्फ पंजाब के शहरों को बल्कि देहातों को भी बाकायदा उनमें जो वाटर एंड सैनिटेशन के मसाइल हैं उसका एंड टू एंड सोल्यूशन किया जाएगा, और इस पे काम शुरू हो चुका है। इसके तहत 52 शहर जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो बनाने जा रहा है, बल्कि इस वक्त काम जारी है।
और तकरीबन 15 शहरों के ऊपर जो है ना वो हाउसिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये इसका पहला फ़ेज़ है। इसके साथ कुछ और भी प्रोजेक्ट्स इस सिलसिले में आएंगे। जो शहरी प्रोग्राम है इसमें जो इसकी मेन जो चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले जो इसका डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन तकरीबन अगले 25 साल की आबादी को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। और ये कभी आज तक तारीख़ में नहीं हुआ कि फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट की जाए। हमेशा लोग जो है ना वो करते हैं, इस मामले में काम होता है जी कि आज काम किया जाए, 2 साल 3 साल के बाद अगर फिर मसला होता है तो कोई नहीं देखेंगे उस वक्त। लेकिन सीएम पंजाब ने इन तमाम शहरों की प्रॉपर मास्टर प्लानिंग की और मास्टर प्लानिंग करा के उसके बाद इनके जो सीवेज के जो सिस्टम है उनका डिज़ाइन किया गया। और यहाँ तक नहीं, सिर्फ इसमें जो गली महल्लों के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो भी इसमें इंशाअल्लाह हल किए जाएंगे। और आपको मालूम है कि इसका एक फ़ेज़ जो है वो सबसे पहले लाहौर में शुरू किया गया था, आज से 1.5 साल पहले। लाहौर के अंदर इसी प्रोग्राम के तहत तकरीबन 16,000 से ज़ायद गलियां बनी हैं। तकरीबन इसमें 90% काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। और आपने देखा होगा लाहौर के अंदर गलियों में टफ टाइलें लगी हैं, कलरफुल अच्छा जिशान साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 485 देहात ज़ाहिर पहले मरहले में शामिल हैं, कितना ड्यूरेशन दरकार होगा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में? ये तो मैं भी शहरों की बात अभी की है ना। ये तकरीबन देखें 500 अरब से ज़ायद की लागत से ये जो शहर मैंने आपको बताया है ये होने जा रहे हैं। और इसमें तकरीबन कोई 7-8 हज़ार किलोमीटर लेंथ की जो स्ट्रीट्स हैं वो बनेगी, सीवेज डलेगी। तो ये अच्छी खासी एक तादाद है जो कि इन शहरों के अंदर इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें कभी नहीं की गई। इसी तर्ज के ऊपर जो मसाली गांव प्रोग्राम है हमारा वो भी शुरू किया गया है, जो कि देहातों के अंदर ये शुरू किया गया है, जिसमें इस वक्त 485 गाँव जो है ना इस वक्त हम अब कर रहे हैं अपने जो ADP से जो हमारा बजट था पिछले साल का उससे ये कर रहे हैं। और तकरीबन एक और हमारा प्रोग्राम है मसाली गांव के हवाले से, वो भी चल रहा है। जो ये दोनों मिला के तकरीबन कोई 1600-1700 देहात जो है ना ये बन जाएंगे, जो कि हम अच्छा सर, सोना पंजाब और मिसाली गांव तो हो गया। ईद उल अजहा की आमद है, ये बताएं कि जो आलाइशों की सफाई और उस हवाले से जो सफाई सुथराई का सारा काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है सीएम का और आपकी हुकूमत का इस पे, तो इस दफ़ा क्या इकदाम किए गए ऐसे कि जैसे हम ये तवक्को रखें कि इस दफ़ा भी सफाई बड़ी अच्छी होगी? बिल्कुल इमरान भाई, मैं उस पर भी आता हूँ। मैं ज़रा एक कमेंट करना चाहूँगा जो पिछली बात में कर रहा था। ये जो मिसाली गाँव मैंने आपको बताया ना, ये इसका भी पहला फ़ेज़ है। इंशाअल्लाह इस बजट के बाद से चीफ मिनिस्टर पंजाब 7,500 और गाँव हैं जिस पे ये काम करने जा रही है। और इसमें एक कंपोनेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन देहातों में छप्पड़ों की सफाई की जाएगी। छप्पड़ों की सफाई आपको मालूम है इससे पहले कभी नहीं इस लेवल पे की गई। और उसके बाद हर गाँव के अंदर एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, यानी कि सीवेज का पानी उसको ट्रीट करके छप्पड़ में उसको डाला जाएगा। फिर छप्पड़ से वो पानी को एक एक्सेस दिया जाएगा करीब तरीन जो खाले होते हैं, आपको पता है हमारे देहातों में, जिसमें वो पानी जो है ना वो फसलों को लगाया जा सकता है। यानी कि इस लेवल की काम इसमें किए जा रहा है। जो आपने सुथरा पंजाब के तहत ईद के हवाले से बात की है, बिल्कुल जी, ईद हमारा एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। और ये पिछली 2 ईदें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में जो ईद उल अज़हा गुज़री हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है जी कि हमने बड़ी अच्छे तरीके से वो गुजारी हैं और एक तारीख़ जो है ना रकम हुई है। और अब पंजाब जो है उसका मुकाबला बाकी सूबों से जब किया जाता है तो एक वाज़ेह फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो ईद आई है उसमें हमारा मुकाबला अपने ही पिछले गुज़रे हुए साल के साथ है। और इस दफ़ा हमने इसमें इंतज़ामात बहुत ज़्यादा किए हैं। इसमें आपको मालूम है कि पिछली दफ़ा की तरह हमने जो है ना वो बैग्स जो है ना वो तकसीम करने शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह अगले वीक के अंदर। लोगों को जितने पंजाब के हाउस होल्ड है टोटल उसका 50% बैग जो है ना वो लोगों को मिलेंगे। ये तकरीबन 2-2.5 करोड़ से ज़ायद जो है ना हाउस। अच्छा शान साहब, ये तो बड़ा खुशाइंद है कि इतने बड़े इकदाम किए जा रहे हैं अवामी सतह पर और आवाम को ज़ाहिर है इसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन अक्सर अवामी सतह पर इस किस्म की बातें सामने आती हैं कि जब भी साल ख़त्म होने वाला होता है या 8-9 माह गुजरते हैं तो बल्दियात वाले बड़े एक्टिव हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बल्दियात का बुनियादी जो मकसद है वो क्या है ये हमें समझना चाहिए।
लोगों को निचली सतह पे बेहतर से बेहतर म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करना। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सफाई सुथराई का निज़ाम आज से पहले अगर कभी कोई था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं था, इसमें कोई शक तो नहीं। अगर ये निज़ाम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब के अवाम को दिया तो ये बुनियादी सर्विस थी जो लोगों को प्रोवाइड की गई। अब ये जो सीवेज के मसले हल किए जा रहे हैं, हाँ। ये भी तारीख में कभी नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊँ आपको कि पंजाब के तमाम अजला को देखिए, शहरों के लिए तो फिर भी कोई छोटी मोटी मशीनरी हुआ करती थी लिक्विड वेस्ट को हैंडल करने के लिए, लेकिन देहातों के लिए कभी कोई नहीं होती थी मशीनरी। लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 700 से ज़ायद जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी है, जिसमें सेक्टर मशीनें हैं, जेटिंग मशीनें हैं, इस तरह की सारी स्पेशलाइज्ड मशीनरी वो पंजाब के तमाम ज़िलों को प्रोवाइड की है। हर ज़िला इस वक्त उसके पास इक्विपमेंट मौजूद है। उसको ज़रूरत नहीं है कि अगर वहाँ पे कोई सीवेज के मसाइल होते हैं, वहाँ पे कोई पानी का मसला आता है, उसमें वहाँ पे कोई इवन अर्बन फ्लडिंग होती है या रूरल एरिया में कोई फ्लडिंग होती है, तो वो लाहौर की तरफ देखें या बड़े शहर की तरफ देखें, वहाँ से मशीनरी मूव होगी। अच्छा ज़ीशान साहब, अपनी मशीनरी मौजूद है। बड़ी अच्छी बात है, आपने खुद अभी जिक्र किया कि असल जो मसाइल हैं लोगों के वो म्यूनसिपल लेवल पे ही हल होने चाहिए। तो बल्दियाती इंतखाबात कब करवा रहे हैं? आप तो खुद बड़े सपोर्टर रहे हैं माजी में भी बल्दियाती इदारों के, तो ये कलमदान भी आपके पास है बल्दियात का, कब खुशखबरी सुना रहे हैं आवाम को? हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हुकूमत के आते ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक कमेटी फॉर्म की थी। उस कमेटी ने एक बड़ा बेहतरीन बल्दियाती एक्ट जो है ना वो प्रपोज़ किया, जो असम्बली ने पास किया। पास होने के बाद उसके तहत हमने डिमार्केशन कर ली, यानी कि रूरल अर्बन जो एरियाज़ की डिवीज़न थी वो कर ली। और अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन कर रहा है यूनियन काउंसिल्स की, जो कि अगले महीने 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे। और ये बात मैं क्विकली आपकी इस बात से फ़ायदा उठाते हुए ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख जो है ना ये साबित करती है कि हमने अपने हर दौरे हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं। ये बाकी हुकूमतें जिन्होंने ना बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं बल्कि चलते हुए बल्दियाती निज़ाम को घर भेज दिया था, जब 2018 में उन्होंने किया था। तो देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं, तो आपको बहुत जल्द नज़र आएगा कि। अच्छा ज़ीशान साहब, ये भी बताइएगा कि हम ज़ाहिर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि अवामी सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो कम वक्त में मुकम्मल हो सकती हैं, लेकिन उसको भी लंबे अरसे तक ड्रैग किया जाता है। और इसकी क्या वजह आप समझते हैं, क्या वजूहात हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई चीज़ है। देखें मेरी बात सुने, इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट कभी नहीं हुई, इतने बड़े पैमाने पर। और जब इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही हो तो फिर देखें उस पर थोड़ा टाइम तो लगता है। अब मैं आपको बताऊं, ये सोना पंजाब के तहत एक ऐसा कंपोनेंट है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, आपको तारीख में कभी नहीं मिलेगा। पंजाब के हर शहर के अंदर हम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बना रहे हैं। तकरीबन ये 200 के करीब अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बनने पूरे पंजाब के अंदर। अब ये मुझे बताएं, इससे पहले कब किसी छोटे शहर के अंदर लोगों ने चीज़ देखी थी कि बारिश का पानी फौरी तौर पे उस टैंक में जाएगा, यानी कि बाहर नज़र नहीं आएगा। फिर उससे हम उसमें रिचार्ज वेल्स लगा रहे हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हम रिचार्ज वेल लगा रहे हैं, ताकि जो वाटर टेबल है आपका वो भी बेहतर होए। देखिए इन चीज़ों पर टाइम तो लगता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो हम शुरू करते हैं उनको महीनों से आगे नहीं जाने देते। जैसे लाहौर का LDP का है, LDP का 6 जो जोन है, टाउन है, उनमें जो कंप्लीशन हुई थी उसमें तकरीबन कुछ 6000 से ज़ायद गलियां बनाई हमने, सीवेज के साथ बनाई। और इसमें टोटल जो टाइम लगा था एग्जीक्यूशन का वो 8 से 10 माह लगा था जी। तो अब गुजारिश है कि ये चीज़ें होती हैं, जब इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा हो तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। मास्टर प्लानिंग करके चीज़ें की जा रही है, लेकिन इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से चीफ मिनिस्टर पंजाब के इस दौर के अंदर चीज़ें हो रही हैं, शायद इतने बड़े पैमाने पे भी इससे पहले। लेकिन ज़ीशान साहब, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने तो आज भी कहा है कि पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की बहाली ताख़ीर का शिकार है। तो ये कौन ताख़ीर कर रहा है? बहाली किस चीज़ की? वहाँ पे कौन से किसी ने जो है ना वो गवर्नर साहब को मेरा ख्याल है हम यही अर्ज़ करेंगे कि यहाँ के कोई अदारों को सस्पेंड नहीं किया था, वो PTA की हुकूमत ने किया था। जब 2018 के अंदर बल्दियाती अदारों को घर भेज दिया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी उनको बहाल ना किया गया। हम तो नए इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, हमने तो पिछले 2 सालों के अंदर कोई 1 दिन डिले नहीं किया। देखिए ये पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमने मुकम्मल कर लिया। डिलिमिटेशन इस वक्त हो रही है। अब देखें ना, एक चीज़ प्रोसेस में हो तो उसमें टाइम तो लगना है। तो अब वो प्रोसेस मुकम्मल होगा। अगर प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हम नहीं कराएंगे तो बिल्कुल आप हमसे पूछें, हम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उसको इंतखाबात कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए ये तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि
इसको अगर क्लोजली चीज़ों को देखा जाए तो आप देखते हैं जब चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, प्रोसेस में भी हम कोई डिले नहीं कर रहे। अब देखिए वैसे भी शेड्यूल आ चुका हुआ है, शेड्यूल के मुताबिक जो है ना 2 महीने का शेड्यूल आया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। अब 2 महीने तो मुकम्मल होने हैं, 2 महीने में ये हल्का बंदियाँ होनी है, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह इलेक्शन के साथ ठीक है, बड़े मंसूबे हैं, इन पर काम किया जा रहा है और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द इस पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे अनमोल पिंकी से तहकीकात, नए इंकशाफात, तमाम मुल्ज़िमान पर हाथ डाला जाएगा, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अनमोल पिंकी केस में कुछ बड़े इंकशाफात आ रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस इंक्वायरी कर रही है इस केस पर, बड़े इंकशाफात ये आ रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 700 से 800 के करीब 24 शख्सियात इनसे कोकेन लेती थी और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल पर भी मनशियात भेजी जाती थी। मज़ीद इस केस की क्या डिटेल्स हैं, बाबर सलीम सीनियर क्राइम रिपोर्टर GNN कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बाबर सलीम साहब, इस केस की डिटेल्स भी हमें बताइएगा और ये जो 24 शख्सियात के नाम आ रहे हैं कि 700 से 800 के करीब 24 शख्सियात शामिल हैं जो कोकेन पिंकी साहबा से लेती थी, कौन किन किन के नाम हैं, इस बारे में बताइएगा सबसे पहले तो। जी देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, 700 से 800 इसके कंज्यूमर्स हैं और ये सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और इसमें जो एडिक्ट हैं उनकी तादाद तकरीबन 150 से 300 के दरमियान है, यानी कि वो फ्रीक्वेंटली इस मुल्ज़िमा से जो है वो ये ड्रग हासिल किया करते थे। अब तक जो इंटरोगेशन डॉक्यूमेंट हुई है और हसास इदारे ने कानून नाफिज करने वाले इदारे की वो इंटरोगेशन है जो गुज़िश्ता रोज़ हमने ब्रेक भी की GNN के ऊपर, ये इंटरोगेशन में 3 नाम अब तक जो हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, एक मर्द और 2 ख़वातीन के सामने आए और उस साथ में एक MNA भी उसमें लिखा हुआ है कि जी वो भी इसके कंज्यूमर थे और वो 5 लाख रुपए के मकरूज़ भी हैं बकौल उस इंटरोगेशन रिपोर्ट के कि जी वो 5 लाख रुपए की कोकेन ले चुके हैं लेकिन अब तक पेमेंट नहीं की है। एक आम सी लड़की जो कराची में एक गरीब पसमानदा इलाके में पैदा हुई और उसके बाद लाहौर जाकर उसने मॉडलिंग और TV में एक्ट्रेस बनने के लिए कोशिशें शुरू की और फिर एक TV डायरेक्टर के दफ्तर से उसको एक पुलिस वाला मिला जो कि ख़ुद एक ड्रग कार्टेल चला रहा था, ये उसके साथ अटैच हुई, इसने उससे शादी की, उसके बाद उससे अलहदगी इख्तियार की। यही जो पुलिस वाला था ये इसके साथियों ने इसको मज़ीद आगे बढ़ने में मदद की। 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक नाम है किरण और एक नाम जो है वो है अन्ना करके जिसके अकाउंट से बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। आज एडिशनल IG ने भी वो नाम लिया है, गुज़िश्ता रोज़ हम बता चुके थे अपने नाजरीन को। जो किरण है उसने एक सियाह फाम अफ्रीकी आदमी से शादी कर रखी है जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हिस्सा है, वो वहाँ से प्योर कोकेन लाहौर लाया करता था और पिंकी जो है वो फिर उसको फर्दर प्रोसेस करती थी, उसका असर बढ़ाती थी और फिर उसने अपना एक ब्रांड गोल्ड कोक के नाम से जो है वो शुरू किया और वो इतना एडिक्टिव था लोगों के लिए कि जो 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर लेता था फिर वो किसी और ड्रग कार्टेल की जो कोकेन है उसको उसमें मज़ा नहीं आता था, फिर वो मजबूर होता था कि वो पिंकी से ही कोकेन ले। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके मुख्तलिफ राइडर्स हैं, 9 राइडर्स अब तक सामने आ चुके हैं जिनकी तफसीलात पुलिस ने हासिल कर ली हैं। उनमें कुछ इनएक्टिव हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ माजी में पकड़े गए हैं। इसका जो पूरा खुलासा अगर हम करें तो पिंकी की जो कहानी है हमें वो ये बताती है कि किस तरीके से सिस्टम खुद इस किस्म का मकरू और स्याह धंधा चलाने वाले लोगों को सपोर्ट करता है और किस तरीके से इनकी मावनत सहूलतकारी करता है। ये तमाम चीज़ें इस तफ्तीश में बड़ी क्लियर हैं। अच्छा बाबर, 2-3 चीज़ें जो आपसे जानना चाहूँगा। एक तो वाकफा ने आल का तो ये कहना है कि इसको IB ने यहाँ से पंजाब से पकड़ा और उसके बाद पूरी जो रजामंदी और प्लानिंग के साथ इसको कराची पुलिस के हवाले किया गया और फिर इसको सज़ा दिलवाने के लिए ही इसकी गिरफ्तारी दोबारा अमल में लाई गई और वो वीडियो भी बनी। मुबैना तौर पे ये सारा मामला उसी तरह हुआ। आज अगरचे एडिशनल IG कराची पुलिस ने इसकी तरदीद की लेकिन हमारे वाकफा ने हाल तो आज भी उसी पे स्टैंड करते हैं और इसी बिना पे वो ये भी कह रहे हैं कि इसको पंजाब लाने की भी तैयारियां जो हैं वो भी ज़ोरों शोरों से जारी हैं। आप क्या समझते हैं कि असल कहानी है क्या? सर देखिए, इसके हिरासत में लिए जाने की खबरें तो मंजर आम पे आ गई थी बाकायदा गिरफ्तारी शो होने से पहले। सोशल मीडिया तक उस
पर वो खबरें चलना शुरू हो गई थी। बाज़ न्यूज़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये खबर थी कि जी लाहौर से पिंकी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके बाद अचानक 4 रोज़ कबल तकरीबन ये कराची से इसकी गिरफ़्तारी को बाकायदा जाहिर किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। एडिशनल आईजी कराची ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरदीद कर दी है इस बात की कि ये लाहौर से गिरफ़्तार हुई। वो कहते हैं ये कराची से ही गिरफ़्तार हुई है, लेकिन जैसे आपने फरमाया वक्फाने हाल इस वक्त मुसर हैं कि गिरफ़्तारी तो लाहौर से हुई है, लेकिन एडिशनल आईजी कराची और कराची पुलिस कहते हैं कि ये कराची से ही गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। बाबर, आपने कहा कि पूरा ज़ाहिर है इस पूरे नेटवर्क के पीछे पूरा गिरोह होगा। आपने अभी जिक्र भी किया कि 3 के करीब शोबिस शख्सियात भी हैं, उनका नाम भी बताइएगा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों के नाम भी सामने आ रहे हैं, इस बारे में भी बताएं कि किन पुलिस एहलकार के नाम सामने आ रहे हैं। जी पुलिस वालों का तो इसने बड़ा वाज़े बताया। कामरान नाम के एक पुलिस वाले के हवाले से ये बताती है कि जी कराची में वो इसके राइडर्स को गिरफ्तार कर लिया करता था और उसके बाद फिर उसने इस चीज़ को अपना धंधा बना लिया कि वो इसके राइडर्स को गिरफ्तार करता था, पैसे लेता था, छोड़ दिया करता था। इसके साथ इसने नारकोटिक्स कंट्रोल करने वाली एक एजेंसी के अफसर का भी नाम लिया है। वो कहती है कि मैं और किरण, वही लड़की जो कि सियाफाम अफ्रीकी बाशिंदे की बीवी है, वो पकड़े भी गए थे और पकड़े जाने के बाद हमने 5 लाख की इल्ज़ाम लगा रही है पिंकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि 5 लाख उस अफसर को हमने दिए, साथ में 5 लाख माजरत 50 लाख रुपए रिश्वत दी, साथ में 2 गाड़ियां भी दी और उसके बाद हमें रिलीज कर दिया गया। इस वक्त पुलिस फॉरेंसिक कर रही है इसके मोबाइल का और उसमें उम्मीद है कि बड़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये फॉरेंसिक जो है ये ज़रा मुश्किल प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। ये प्रोसेस पूरा होगा तो फिर बहुत सारे नाम सामने आएंगे। लेकिन बाबर, बहुत सारे सवाल तो हैं इस हवाले से। एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से, जैसे अब वीडियो हम स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, जिस तरह से पुलिस इसको अदालत में लेके आई और जो शहाना अंदाज था इसका, जैसे कैट वॉक कर रही हो और फिर पुलिस वाले खुद इसको गाइड कर रहे थे, ये आप खुद माशाल्लाह से एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एतमाद किस चीज़ का मज़र था? इसको तो पता था और फिर अदालत से रिमांड भी ना मिलना, इसको सीधा जुडिशल भिजवा देना, तो बहुत सारी चीज़ें तो खुद अयान नहीं हो रही। सर ये क्या कोई पहला केस है? आपको याद होगा कि आपके साथ ही प्रोग्राम में हमने फरहान और फैजी कार्टेल नाम के एक ड्रग डीलर की बात की थी। आप यकीन जानिए कि पिंकी जो है ना, वो उसके मुकाबले में इतना छोटा कार्टेल है जो फरहान और फैजी है। 2 दफ़ा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। पहली गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद, यानी रात को 2:30-3 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कराची CIA ने उसको गिरफ्तार किया और उसके सुबह नेक्स्ट डे उसको जुडिशल कस्टडी कर दिया गया। हम खुद हैरान थे और उस शख्स की इंटेरोगेशन रिपोर्ट पुलिस ने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो जो नाम ले रहा था, जिन लोगों के बारे में वो अपनी ज़बान खोल रहा था, वो पिंकी ने जो नाम बताए वो उनके आगे इंतहाई छोटे नाम है। उसने बहुत बड़े नाम लिए थे लेकिन पुलिस छुपा गई। ज़रूरी ये है कि इस किस्म के लोग जब गिरफ्तार होते हैं और वो जिनके नाम लेते हैं, उन नामों को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए, ना कि छुपाया जाए, ताकि माशरे से ये गंद ख़त्म हो सके। पुलिस खुद इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करती है। आपने जो वीडियो हमारे नाजरीन ने देखी, लोग देख रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है? उसको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि सिस्टम उसका कुछ नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में, मतलब वकला के चैम्बर्स में तो वो ये मनशियात छुपाया करती थी। 3 वकला के वो नाम ले रही है जो इसके साथ राब्ते में थे। उनमें से एक वकील वो कहती है कार्टेल का हिस्सा है, तो उसको पता है कि कानून से खेलना कैसे है। और उसके बाद जो सबसे बाबर, अब ऑडियो का जिक्र करें, उस ऑडियो में वो बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, जिस तरह से वो जिक्र करे कि पुलिस कई सालों से मेरे पीछे है और मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी। उस अगर ऑडियो को सुना जाए तो उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कोई बहुत बड़ा हाथ उसके पीछे है और शायद उसको ये भी यकीन है कि इस केस में से भी वो निकल जाएगी, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। दूसरी बात ये बाबर के, जिस तरह आपने वकला का जिक्र किया, तो वो जो हसास इदारे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो ये भी है कि वो तो कहती है कि वो साबिक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 वकला ऐसे हैं जिनकी सर पे ये सारा काम करती रही है, वो इसका हिस्सा थे बाकायदा। सर ये तो ड्रग कार्टेल में दाखिली पुलिस वाले की वजह से हुई ना, जिससे इसने शादी की। ये तो इसको ये रास्ता ही पुलिस ने दिखाया कि भाई ये भी एक रास्ता है जिंदगी गुजारने का, किधर मॉडल बनने जा रही है। उसके बाद ये पार्टीज अरेंज कराती थी। वो वकला खुद ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। वो जिस वकील के ऑफिस में मनशियात छुपाने का ये दावा कर रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, आप ये देखिए अब तक क्या उन वकला को हिरासत में लिया गया? क्या उस पुलिस वाले को अभी तक मंजर आम पे लाया गया? आप लोग पंजाब बैठे हैं, हम कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं।
कौन गिरफ्तार हुआ इन 5 दिनों में, 4 दिनों में? कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, किसी को बुला के नहीं पूछा गया है। इससे बड़ी सिस्टम की कमजोरी क्या होगी? इसके पीछे कोई बड़ा हाथ नेटवर्क नहीं है। में जो जाहिर है जिनके नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए ताकि इस केस में मजीद इसकी तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका बाबर सलीम, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।